हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी कंपोजिशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली होता क्या है, तो हम कंपनीज़ में देखते हैं कि कंपनीज़ में शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के ओनर कहे जाते हैं, क्योंकि ये शेयर्स होल्ड करके रखते हैं और इन्हीं से कंपनी रन कर रही होती है। लेकिन कंपनी को चलाने की जो जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये मैनेजमेंट का जो राइट है वो ट्रांसफ़र करते हैं किसी ट्रस्टेड पर्सन को। ये जो ट्रस्टेड पर्सन होते हैं जिसे ये अपना राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि वो अब कंपनी को एडमिनिस्टर करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे देते हैं, दैट इज़ डायरेक्टर। अब इनकी ही कंपोजिशन को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया और वहाँ पे कहा गया कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका जब एक समूह होता है, ग्रुप होता है, 2, 4, 5, 6, एक जो ग्रुप होता है, इसी को हम कहते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और ये क्या करते हैं? पूरी कंपनी को रन करा रहे होते हैं, राइट। अब ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट क्यों किए गए? डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। किस चीज़ को सुपरवाइज करेंगे? इन सब चीज़ों को, कंपनी की सारी फंक्शन को, जितना भी कंपनी में वर्क होता है उन सब चीज़ को एडमिनिस्टर करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, राइट। अब यहाँ पे साथ में ही इस कंपनीज एक्ट में ये भी बताया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बीइंग एंड डायरेक्टर्स कौन लोग हो सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है वही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये लोग एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। तो डायरेक्टर कौन बनेगा? अगर वो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा तो ही वो डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे जब डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करने की बात की गई तो उनकी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन को भी इस सेक्शन में डील किया गया, कंपनीज एक्ट के सेक्शन में डील किया गया है। तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया कि एज सच कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए। मींस अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास खुद के शेयर्स होने चाहिए उस कंपनी को, जिसको कहते हैं क्वालिफाइड शेयर्स। तो तभी आप वहाँ उस कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। एंड डिस्क्वालिफिकेशन में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी लिस्ट है जिसको कहा जाता है कि ऐसे लोग कभी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं। तो सेक्शन 149 के हिसाब से इस बारे में डिस्कस किया गया। ये जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंस्टिट्यूट करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने डायरेक्टर्स चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, उनका वो किस टाइप के होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कंपोजिशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले ही बताया गया है कि इंडिविजुअल जो डायरेक्टर होते हैं उनके ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, उनकी कलेक्टिव बॉडीज़ को ही हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो किसी भी कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर फिक्स किए जाते हैं। कंपनीज एक्ट ने कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए अलग मिनिमम नंबर है और पब्लिक कंपनी के लिए अलग है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। मतलब अगर आप एक पब्लिक कंपनी है और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कह रहे हैं तो कम से कम उसमें कितने मेंबर होने चाहिए? 3 मेंबर्स होने चाहिए। इसी तरह अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए। अब यही 2 डायरेक्टर क्या बन गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट। अगर एक 1 पर्सन कंपनी है तो वहाँ पे, तो 1 पर्सन कंपनी के केस में जो मेंबर होता है वही क्या बनता है? डायरेक्टर कहलाता है और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि मैक्सिमम किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम पब्लिक और प्राइवेट का तो बता दिया गया, मैक्सिमम कितने होंगे? 15 होंगे। पर 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर आप चाहें तो अपॉइंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर से ज़्यादा के डायरेक्टर आप अपने बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जनरल मीटिंग जब होती है शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं जनरल मीटिंग। तो इस जनरल मीटिंग में 2/3 मेंबर्स जो हों वो क्या करें? आपको अप्रूव करें। 2/3 मेंबर्स अगर एग्री कर जाएंगे, अपनी कंसेंट दे देंगे कि हाँ भाई इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है।
तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज़ करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ता है। तो दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं कि कितने होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक चीज़ है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की बात हुई है, इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पे एक डायरेक्टर कम से कम वो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो इंडिया में 182 डेज़ कम से कम स्टे किया हो। अब 182 डेज़ कब से? तो प्रीवियस कैलेंडर ईयर जो होता है, जन टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर होता है, तो प्रीवियस कैलेंडर ईयर में वो 182 दिन के लिए इंडिया में स्टे किया हो। अगर वो इंडिया में स्टे किया है तो हम उसको रेसिडेंट मानेंगे, और रेसिडेंट है तो अब ऐसा पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए। आपके इस मिनिमम नंबर में एक पर्सन तो रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली एक्ट के हिसाब से क्या कंपोजिशन बताई गई। तो वहाँ कहा गया कि एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। अब ये एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब जो एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये इंटरनल हैं। कैसे? जो कंपनीज के अंदर के डायरेक्टर्स होते हैं, मींस इनसाइडर डायरेक्टर्स। तो ये कैसे होते हैं? ये होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। अगर ये अपॉइंटेड हैं तो ये कंपनी में प्रॉपर रहेंगे, वर्किंग करेंगे, तो इन्हीं को कहते हैं कि ये एम्प्लॉई होते हैं, कंपनी के प्रॉपर एम्प्लॉई होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये एग्जीक्यूटिव हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? इसी को हम आउटसाइडर भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक से ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप के पोस्ट को होल्ड कर रहे होते हैं, मींस बीइंग ए डायरेक्टर वो एक से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के पर्सन्स को हम कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये आउटसाइडर डायरेक्टर्स हैं। तो ये कैसे होते हैं? जैसे प्रोफेशनल डायरेक्टर होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर हो गए या स्टैट्यूटरी डायरेक्टर्स हो गए, इस तरह के लोगों को हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। अगर इनके बारे में कहा जाए तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो रेम्युनरेशन तो अपनी लेते ही लेते हैं, साथ में सिटिंग फीस भी चार्ज करते हैं कि जैसे मैं आपकी कंपनी में 2 घंटे के लिए आऊँगा या 5 आवर्स के लिए आऊँगा, तो या वीक में 3 डेज सिटिंग करूँगा, तो मैं उसके हिसाब से भी अलग चार्जेस दूँगा। तो ये हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो कहा गया कि जब ये बोर्ड कंस्टिट्यूट की जा रही है तो वहाँ एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर और क्या चीज़ होनी चाहिए? एक वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। पर क्या ये एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर सभी के लिए है? तो नहीं, सभी के लिए एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर नहीं होती है। किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हो। लिस्टेड कंपनी जैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे प्राइवेट लिस्टेड भी आ गई और पब्लिक लिस्टेड भी आ गई। और लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जैसे आप NSE BSE देखते हैं, स्टॉक मार्केट, तो जब कंपनीज NSE या BSE में रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उन कंपनीज़ को हम बोलते हैं कि ये लिस्टेड कंपनी है, मीन्स उस पर SEBI की गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल हो जाती हैं, वो SEBI के नॉर्म्स को भी फुलफिल करने लगती हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज़। तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक हो, अगर वो लिस्टेड है तो उसके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉन लिस्टेड हैं पर आप एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, नॉन लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी है, तो वुमेन डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नॉन लिस्टेड हैं लेकिन आप क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, तो भी आपको वुमेन डायरेक्टर तभी अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की हो, या फिर आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो है तो उस केस में आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा अपने बोर्ड में, राइट। और क्या है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंप्राइजेज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो ये भी कहा जाता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट करने वाले हैं उसमें से कम 50% डायरेक्टर्स तो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, क्योंकि इनको मानते हैं कि ये नॉन बायस्ड होते हैं, ये बायस नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट जजमेंट ले पाएंगे, इसीलिए माना जाता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो कंपनी में अगर कोई रॉन्ग इंटेंशन से, मैलिफाइड इंटेंशन से वर्क हो रहा होगा तो वो उन चीज़ों को बाहर नहीं लाएंगे, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे तो वो उन चीज़ों को भी ध्यान देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये पूरी कंपोजिशन हो गई किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पहले मैं बता दूं कि बीइंग एन डायरेक्टर आपके पास
एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होना चाहिए, डिन नंबर जिसे कहते हैं, उसके लिए भी डायरेक्टर्स अप्लाई करते हैं और तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आप उन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर पाएंगे, आप सारे नॉर्म्स को पूरा कर पाएंगे जब आपके पास वो डिन होगा, और डिन के लिए डायरेक्टर्स को अप्लाई करना पड़ता है, राइट। अब ये कंपोजिशन में ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये कंपोजिशन कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। तो जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जैसे नहीं कि एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये कौन अपॉइंट करेगा। तो किसी भी कंपनी में जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से होता है। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है उसी वक्त आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम मेंशन हो जाता है, तो वो एज अ डायरेक्टर बन जाते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर वहाँ होते हैं। पर अगर मान लीजिए कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में कोई बात नहीं कही कि कौन बोर्ड में बैठेगा, कौन होगा डायरेक्टर, तो उस केस में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वहाँ के जो सब्सक्राइबर होते हैं, वहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है तो वहाँ पे साइन होते हैं सब्सक्राइबर, जिनके सिग्नेचर्स होते हैं और जिनके एड्रेस वगैरह सारी डिटेल दी जाती है। तो उन सब्सक्राइबर्स में से भी हम डायरेक्टर्स को रख सकते हैं। तो ये तो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर हो गए, राइट। तो ये एओए या एमओए से आ गए। इसके बाद के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो बाकी जो डायरेक्टर्स की बात हम करते हैं कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बाकी जो कहानी हम कर रहे हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। कहाँ पे अपॉइंट करेंगे, तो शेयर होल्डर्स अपनी जनरल मीटिंग अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स की एक ही मीटिंग होती है, दैट इज जनरल मीटिंग, या फिर वो ईजीएम बुलाएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है उसी वक्त ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट ईजीएम में होती है शेयर होल्डर्स के थ्रू, राइट। अब हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो ये क्या करते हैं, एनुअल बजट्स बनाते हैं। एनुअल बजट बनाने का मतलब ये हो गया कि पूरी कंपनी को ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए उनको कितना सेल्स का बजट रखना है, रेवेन्यू का कितना रखना है, एक्सपेंडिचर का कितना रखना है, किस हिसाब से हर चीज़ें मैनेज करनी है, ये बजट भी कौन तैयार करता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसके अलावा जो सीईओ होता है, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स आ जाती है, क्योंकि ओनर ने अपने सारे राइट्स को उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ओनर थे शेयर होल्डर्स। तो अब जो सीईओ वगैरह अपॉइंट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो ये अपने वोटिंग पावर के थ्रू सीईओ को इलेक्ट करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई लोग हो गए, 10, 12, 15 जितने भी आपकी कंपनी है उनके कंपनी में चाहिए हैं, उसके हिसाब से अपने डायरेक्टर रखें। अब उनमें से जिस पे ज़्यादा वोट पड़ेगा वो सीईओ अपॉइंट होता है, राइट। तो सीईओ की अपॉइंटमेंट भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। इसके अलावा कंपनसेशन एंड अरेंजमेंट्स ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, तो जितने भी सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए या ऑडिटर हो गए, इनको क्या रेम्युनरेशन पे करनी है या कोई इश्यूज़ हैं तो उसको रिजॉल्व करना है, इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी करते हैं। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई, मींस कि पोस्ट तो फिल कर दी गई थी पर कोई प्रॉब्लम आ गई, डेथ हो गई पर्सन की या वो डिस्क्वालीफाई कर गया, तो कैजुअल मतलब टेन्योर से पहले ही उसको उस पोस्ट से वैकेंट कराना पड़ा, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो उस कैजुअल वैकेंसी को भी कौन फिल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट ऑडिटर हो गया, कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा अगर कोई अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करनी है अल्टरनेट डायरेक्टर्स की, तो वो भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं अपॉइंट, राइट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये क्या करते हैं कि सेट आउट कंपनीज रूल्स, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़। तो कंपनी के लिए पॉलिसीज़, रूल्स, ये जितने भी नॉर्म्स हैं वो कौन फ्रेम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रेम करते हैं। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस करना है, गवर्नेंस में चेंजेस करनी है, तो ये सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। सारी चीज़ें करने के साथ ही उनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो कंटिन्यूअस उसको मॉनिटर करते रहें।
सुपरवाइज करते रहें जितने भी अफेयर्स हैं कंपनी के, कि जिससे कि वो जो परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं, आपकी कंपनी जिस मोटिव से इस्टेब्लिश हुई है, जो ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस गोल्स के साथ इस्टेब्लिश हुई है, वो सब वो अचीव कर पा रही है या नहीं, ये भी रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। तो ये सारा का सारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।